मैथ्स के लिए बच्चों का क्या सजेशन है आपका? मैथ्स के लिए बच्चों को यही सजेशन है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही 70-80% सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को कि अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर वर्क करना, क्योंकि इस बार सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन, वो होने वाला है सीपीओ में। और इस बार मेन यही है कि बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, 35 क्वेश्चन लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सीपीओ में तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। इंग्लिश सीपीओ में एक बहुत अपने आप में बड़ा सिलेबस है। प्री में 50 नंबर और मेंस में 200 नंबर, 250 नंबर का वेटेज है। और कई बार जो है बच्चे चिढ़ भी जाते हैं जब हम ये कहते हैं हमारा स्टूडेंट रैंक लेके आया, तो कहते हैं अच्छा इंग्लिश वाले का नहीं लेके आया क्या, इंग्लिश का तो ज़्यादा वेटेज है मैथ से, फिर आप अपना हमारा हमारा कह के। तो हमने कहा नहीं, देखो हमारे सब्जेक्ट से आए तो हम अपना कहेंगे, इंग्लिश से आए इंग्लिश का कहेंगे। तो इंग्लिश वाले टीचर के हिस्से से भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि बता दो कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश की तैयारी सबसे पहले तो सर, जो आपने बात कही कि मैथ वाले को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं जबकि इंग्लिश का मेजर पोर्शन है, तो बच्चों की बात सही है कि मेजर पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ के बिना सिलेक्शन ही हो जाएगा। सिलेक्शन अगर हो भी जाएगा बाई एनी चांस, तो रैंक नहीं आएगी। तो रैंक लाने के लिए तो मतलब सिलेक्शन के लिए भी सारे सब्जेक्ट इक्वली लेने पड़ेंगे, तभी होगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंग्लिश सर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है। मेन ये था कि इंग्लिश में वोकैब मेजर पार्ट है, वोकैब, ईडीएम, सिनोनियम, ये सब कुछ मेजर पार्ट है। मैं एक बुक लेके आया पीवाईक्यू की, उससे फिर मैंने अपना वोकैब रटना शुरू किया। उसमें ये था कि मैं वोकैब के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, कि वोकैब में सबसे बेनिफिशियल ये है कि आप डेली के जैसे 10 वर्ड उठा लो, दिन के 10 वर्ड पढ़े, अगले दिन कुछ भी नया पढ़ने से पहले उन 10 वर्ड को रिवाइज़ करो। सो उन वर्ड को ऐसे 3-4 दिन हो जाए तब तक रिवाइज़ करो, उसके बाद उनको छोड़ दो। अगर कोई हार्ड लग रहा है उसको मार्क करो। तो वोकैब का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस जो रिवीजन है उसको करते रहो। और ईडीएम्स तो सर वैसे मैं ईडीएम्स को ऐसे करता था, डेली लाइफ से रिलेट करता था ईडीएम्स को। मतलब याद कैसे करते थे? वोकैबुलरी अपने आप में बड़ा कठिन है, साइनो भी है, एंटो भी है, वन वर्ड भी है, इडियम फ्रेजेस भी है। आज याद करो 4 दिन बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा के लिए रिटेन कर पाना वो क्या है, वोकैब पढ़ने का सही तरीका क्या है? इसका मेरा सीक्रेट ये था कि मैं निमोनिक्स बनाता था सर, मेरी तरह जैसे ट्रिक्स यस बना सर, करके कि जैसे अगर मैंने मोदी कम है तो मोदी जी कम कम पैसा जी देते सर, हैं तो मतलब कम हो गया। एक आपने एक एग्जांपल दिया था कि पेनचेंट, हाँ ये पेन को एग्जांपल चाटते मैंने, रहो हाँ, और सोचते उससे, रहो हाँ, मतलब। कि वो उसकी लाइकिंग से रिलेटेड है। हाँ। तो मैं निमोनिक्स बनाता था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली सर, क्योंकि वो जो तो निमोनिक्स आपने है ना, वोकैब की भी वीडियोस देखी हैं? वोकैब की वीडियो नहीं देखी सर एक्चुअली, मतलब सोचा वो तरीका वो बुक से जानना। पढ़ा है मैंने, उसमें मेरा बुक में फोकस बनता था। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि निमोनिक से पढ़ना अपने आप में एक सरदर्दी है, एक तो वर्ड भी याद करो ऊपर से उसका ट्रिक भी याद करो, तो इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? वो सर मेरा मानना ये है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे निमोनिक्स जो बनाते हैं ना, कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के निमोनिक्स याद कर रहे हैं, वो सबसे बेकार तरीका है। जो ट्रिक बना रहे हो खुद की बनाओ, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अब मैं कोई वर्ड देख रहा हूँ तो मेरा जो उस पर फर्स्ट इंप्रेशन आएगा, मैं उसी से निमोनिक बनाता था। तो अगली बार अगर वो वर्ड भूल भी जाता हूँ और वो वर्ड मैं दोबारा दिखा ही आता है, मेरे सामने आता है, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उस वर्ड को लेके वही रहेगा, मेरी थिंकिंग उसको चेंज नहीं होगी उस वर्ड को लेके। तो अपने आप वो रिलेट हो जाता है। अगर वो याद नहीं भी आ रहा तो हाँ, आइडिया आ जाता था कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। और सिनोनियम एंटोनियम को लेके मैंने एंटोनियम बिल्कुल छोड़ दिए थे, मैं करके गया था सिर्फ सिनोनियम। वर्ड्स के मीनिंग समझ लो तो साइनो एंटो बता पाओगे, हाँ, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जरूर। अच्छा, PQRS जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो PQRS में पूरे नंबर कैसे लाएं? PQRS सर अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। हालांकि वो उसका बेस्ट तरीका ये है कि रीडिंग की जाए, जितनी रीडिंग हो सकती है उतनी की जाए। और उसका दूसरा तरीका ये है कि प्रैक्टिस और रीडिंग इसी से होता है उसका। होता है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि वोकेबलरी है, वो मेजर पार्ट प्ले करती है PQRS में, क्योंकि उसमें जैसे जंबल सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा आ गया जो बिल्कुल ही अलग सेंस बना रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बीच में नहीं आएगा तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। कॉन्ट्ररी सेंटेंस है तो या तो फर्स्ट में होगा या लास्ट में होगा, तो वो कैब का भी उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जंबल सेंटेंस। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इसकी तैयारी आपने कैसे की और कैसे बच्चे तैयारी करें, कैसे मजबूत बनाए? इसका मेरा सोर्स यही था सर, PYQ। पूरा PYQ बेस्ड ही मैंने मतलब जितनी प्रैक्टिस की थी वो PYQ से की थी। उसके बाद सर मैंने आपकी एक रील देखी थी यूट्यूब पे ही, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो थी, उसमें आपने एक ऐप बताई थी एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन है। सर दैट वन। तो उसमें क्या था कि मैं
मतलब टाइम को यूटिलाइज इतना करता था जैसे यहाँ से मेरे 10 मिनट दूर लाइब्रेरी है। सेम सेम, मैंने वीडियो में यही बात कही थी और मैंने हमेशा ये बात कही कि जैसे मैं लाइब्रेरी से घर जाता था, 12 मिनट 15 मिनट ऑटो का रहेगा, उस एप्लीकेशन को तुरंत खोलना और वहाँ पर देना। और बच्चों ने फीडबैक भी वहाँ दे रखा है कि आदित्य सर हैज़ रिकमेंडेड दिस एप्लीकेशन। तो आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया? मैंने एग्जैक्टली ये किया सर, हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं ली मैंने आपसे कि वो रास्ते में पढ़ना है, वो मैंने आपसे इतना देखा है, वो हैबिट कि आ जाता हाँ है। सर ने ऐप बताई है, तो सबसे पहले मैं इस ऐप पे ही गया कि क्या क्या कंटेंट है। तो देखा कि भैया हाँ इसमें वो कैब है सारी, तो मन में ये आया कि पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन भी ज़रूरी है। तो जैसे 10 मिनट दूर लाइब्रेरी थी, 4 चक्कर लगते थे, सुबह जाता था, दोपहर को खाना खाने वापस आता था, फिर वापस लाइब्रेरी और फिर रात को घर। तो चारों चक्कर में मैं क्या करता था, जाते हुए वो कैब याद कर रहा हूँ, एक दिन सिनोनियम, फिर अगले दिन ईडियम्स कर लिए, वो रिवीजन में चलते दिए जा रहे हैं, सेक्शनल छोटे छोटे क्वेश्चन बन के रास्ते आता में है उसमें। अपने उसको रिवाइज करता जा रहा हूँ। लाइब्रेरी 10 मिनट लगती थी तो बोर भी नहीं होता था, अपना बढ़िया चल रहा था, मतलब उससे रिवीजन अच्छा हो रहा था उस ऐप से। बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें मतलब पहले से फॉलो की आपने और उसका पूरी तरीके से आपको फ़ायदा मिला। अब बात करते हैं अंतिम विषय आपके जीएस के ऊपर में, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट चलेंगे। जीएस जो कि अपने आप में आज बच्चों के लिए एक मिस्ट्री बन चुका है कि पढ़े तो कहाँ से पढ़े। पता चल रहा है जिन मास्टर साहब से पढ़ रहे हैं उनको भी कह दिया जाए पेपर देने के लिए, तो पूरे नंबर उनके भी नहीं आएंगे। सवाल ना गलती ना मास्टर की है, गलती ना बच्चे की है, गलती एसएससी की है या फिर ऐसे सिलेबस की है जिसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं पता ही नहीं चलता है। तो जीएस में आपका स्कोर क्या था और आपने पढ़ाई कैसे की? जीएस में मेरा स्कोर कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था, अराउंड 25 थे, जो मतलब एक एवरेज स्कोर है। 30 तक होता तो सेटिस्फैक्ट्री स्कोर होता, हालांकि अभी स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव है। तो मैं क्या था, मतलब जीके ज़्यादा रिवाइज नहीं करता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था जीके में। हालांकि पॉलिटी जैसा टॉपिक है वो तो है इंटरेस्टिंग, पर उसमें भी ये था कि आर्टिकल रटने हैं, वो एक टाइम के बाद तो याद हो जाते हैं, उल्टा सीधा होने लगता है, 14-18 सब उल्टा सीधा हो गया। वो एक टाइम के बाद ट्रिक करके वो तो याद हो जाते हैं, पर जैसे बायोलॉजी होगी, मैंने तो मैथ सब्जेक्ट से किए है 12, तो क्रोमोसोम लाइसोसोम समझ में आता है? नहीं सर, बस इतना पता माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस बोलते हैं, यस बस इतना पता है। बायोलॉजी में वो कभी कोर डेटा एनालिडाई कभी याद ही नहीं हुआ। आई यूज्ड टू हेट बायोलॉजी सर। अच्छा, उसके अलावा मैथ्स वालों को बायो से बड़ी नफरत होती है। उसके अलावा केमिस्ट्री वगैरह ठीक ठाक थी, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। तो सबसे पहले यही किया, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, बट हिस्ट्री में भी फैक्ट्स हैं तो उनको रिकॉल करना बार बार वो बड़ी हैसल होती थी सर। तो जीएस में मैं ना तो ज़्यादा एफर्ट लगाता था क्योंकि मेरा ये था भाई 250 नंबर की तो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो मैंने इनमें अपना एफर्ट लगाया सर ज़्यादा। हालांकि जीएस में ठीक ठाक स्कोर बन गया। ठीक ठाक स्कोर। बच्चों के लिए सजेशन क्या रहेगा? जीएस वो कैसे पढ़े? बड़ा परेशान रहते हैं, करंट अफेयर भी और स्टैटिक भी और ये सारा तालमेल बिठाना। तो 2-3 मिनट में आप थोड़ा इनको स्ट्रैटेजी बताओ जीएस की। जीके की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ये रहेगी, सबसे पहले अगर मैं दोबारा तैयारी अगर बाई चांस करनी पड़ जाए तो स्टैटिक करूँगा मैं, क्योंकि वो पोर्शन है प्योर रटने वाला, उसको जितना जल्दी ख़त्म किया जा सके रट के, उसको सबसे पहले इसलिए रटना है क्योंकि बाद में वो रिवाइज हो सकता है। उसको एक बार याद कर लिया पूरा, फिर थोड़े दिन बाद रिवाइज हो गया। उसके बाद करंट अफेयर की अगर, वैसे तो अभी ज़्यादा वेटेज है नहीं, 2022 की करंट अफेयर अभी के एग्ज़ाम में पूछता है, कौन से कॉमनवेल्थ में किसको गोल्ड मेडल मिला था, कितनी वेट कैटेगरी में था। सो ये रिडिकुलस क्वेश्चंस होते हैं जीके में, तो उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता, ना ही इतना डाटा याद किया जा सकता है। तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो कोर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। जैसे पॉलिटी है, सभी बच्चों की फेवरेट होती है ऑलमोस्ट, पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं वो एक टाइम के बाद याद हो जाते हैं। ज्योग्राफी है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी ऐसे फ्लो में पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है। उसके बाद बायोलॉजी का तो मैं कोई एडवाइस दे नहीं सकता सर। ये जुड़ेंगे अगली वीडियो में, बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।